हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए 28 नंबर का है जो प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जो एस्टेट से संबंधित है। तो चलिए देर ना करते हुए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं। इसके क्वेश्चन कुछ ऐसे बेहतर तरीके से समझाए गए हैं, डिटेल में दिए गए हैं, जिससे आपको सीटेट में भी काम करेगा। तो अगर आप सीटेट की भी तैयारी करते हैं तो यहाँ से भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, कक्षा में बेहतर अनुशासन रहता है यदि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए तो कक्षा में बेहतर अनुशासन रहता है। दूसरा क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थियों के विकास में सहायता देता है। यह परिभाषा है, यह परिभाषा दिया गया था रायबर्न के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्रावृत्तिक अभिप्रेरण का गुण पाया जाता है। 3 का आंसर हो जाएगा बी, छात्रों से अन्वय क्रिया करवाकर जो है मूल प्रावृत्तिक अभिप्रेरण पाया जाता है। अभिप्रेरण का पहले भी बता चुके हैं हम कि इसका मतलब होता है मोटिवेशन। अगर बच्चे को आप मोटिवेशन करेंगे तो छात्र है जो अच्छे से क्रिया करेगा। अन्योन्य क्रिया, छात्रों से अन्योन्य क्रिया, सेटिक आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। पढ़ाते समय छात्रों को उदाहरण देने से या देने का क्या लाभ नहीं है। तो नहीं है के बारे में पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाठ की सज्जा हेतु आवश्यक। पाठ के सज्जा से हमें कोई मतलब नहीं है, बच्चे को विकास से मतलब होता है। बच्चे के संज्ञान का विकास कैसे हो, उसकी मानसिक विकास कैसे हो। तो पढ़ाते समय हमें ऐसे सटीक उदाहरण देना चाहिए जिससे बच्चा आसानी से समझ सके, ना कि पाठ की सज्जा से संबंधित हो। तो ये गलत आपका दिया हुआ है। चौथा नंबर के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए। इसका मुख्य लाभ यह है, क्या लाभ होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। अगर शिक्षक अपने छात्रों का नाम जानते हैं तो इससे है कि दोनों के बीच है जो शिक्षक और छात्र के बीच संबंध बढ़ेगा, ताकि बच्चे आसानी से शिक्षक से कोई भी सवाल हो तो बिना शंका के वो पूछ सके। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर में कहा जा रहा है कि विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है। 6 का आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सामुदायिक भावना का विकास करना। विद्यालय में बच्चे विभिन्न समुदाय के रहते हैं, तो बच्चों में एक ऐसी भावना विकसित किया जाए ताकि वो सभी एक साथ मिलजुल कर रहे, कभी भी आपस से द्वेष ना करें। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक का मत है कि हाइपोथैलेमस ही संवेग का केंद्र बिंदु होता है। देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन से रिलेटेड है, केंद्र बिंदु होता है, और यदि हाइपोथैलेमस को नष्ट कर दिया जाए या उसे काटकर हटा दिया जाए तो प्राणी में संवेग नहीं होगा। तो ये किससे संबंधित है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत में सबसे प्रबल आवश्यकता कौन सा होता है। तो 8 का ये हो जाएगा, दैहिक आवश्यकता। 9 नंबर क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं आपको, बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, मैस्लो की आवश्यकता या पदानुक्रम में दैहिक आवश्यकताएं निम्नलिखित आवश्यकताओं में से किससे तुरंत पूर्व आती है, यानी किसके तुरंत पूर्व आती है। तो ऑप्शन नंबर सुरक्षा के तुरंत पूर्व आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है। तो 10 का बी हो जाएगा आंसर, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगत को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मकता या संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है, बुद्धि लब्धि के बारे में कल भी बताए थे कि बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को किसने विकसित किया था। संप्रत्यय को किसने विकसित किया था, बुद्धि लब्धि के। तो इसके बारे में भी कल हम चर्चा कर चुके थे बुद्धि लब्धि पर। तो ये स्टर्न के द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। इन्होंने मानसिक आधार पर बुद्धि लब्धि को बताया था, बुद्धि को लापा था। बुद्धि लब्धि का डायरेक्ट समझ आइए कि इसको IQ कहते हैं, है ना, IQ। तो ये सबसे पहले किसने विकसित किया था, स्टर्न ने। स्टर्न से पहले कहें तो 1905 से पहले जो था, शरीर के आधार पर बुद्धि लब्धि को बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन डेविड वेक्सलर के लिए उपयुक्त है? तो डेविड वेक्सलर के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने वयस्क बच्चों एवं शिशुओं के बुद्धि मापने के लिए अलग अलग बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए सब अपने अपने तरीके से बुद्धि लब्धि को मापा और सब अपना अपना मत दिए थे। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ है। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप बुद्धि की दर में कमी या वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में दृश्य या सर्व सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। जो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, अगर उसको कुछ चीज़ दिखाकर सीखा जाए, डिजिटल बोर्ड पर बताया जाए और सुनाया जाए तो उससे बहुत अच्छी तरह से सीखेगा और भी याद भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वही सफल शिक्षक हो सकता है जो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। जो छात्र की कमियां हैं उसको दूर करे, उसको परेशानी में मदद करे, उसको प्रश्न हल करने में मदद करे, तो ये सफल शिक्षक होता है। मानी छात्र का जो समस्या है उसके प्रति है जो टीचर सजग रहे हमेशा, तो वो अच्छे शिक्षक कहलाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। चलिए देखिए, 16 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता निम्नांकित कारण से है। तो 16 का देखिए हो जाएगा, इससे समता मूलक समाज की स्थापना हो सकती है। शिक्षा से बिल्कुल सही है, समाज में अच्छा काम कर सकता है, सभी को एक नज़रिए से देख सकता है अगर शिक्षा अच्छी से प्राप्त किया हो। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल होगी, ये भी सही है। अगर शिक्षा अच्छी तरह से पाया जाए तो अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रख सकता है। इससे राष्ट्र के लोगों के प्रतिभा की खोज का विस्तार होगा, ये भी सही है। शिक्षा के माध्यम से ही प्रतिभा को नापा जा सकता है कि कितनी प्रतिभावान है आप। तो ये सभी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समाविष्ट समान पाठ्यक्रम का उद्देश्य निम्नांकित मूल्यों का विकास करना है। किसका विकास करना है? तो 17 का सी भाग्यवाद का विकास करना है। कह रहा है मैच करना है अब 18 का, तो 18 का मैच करना है। तो देखिए इसमें कह रहा है सूची 1 सूची 2 से मिलान करें। तो आगमन विधि आपका देखिए हो जाएगा 4। आगमन विधि का प्रयोग किया था अरस्तु। उसके बाद हो जाएगा खेल विधि। खेल विधि का है कोल्डवेक कुक। से गौरी योजना विधि का किया था आपका एडवर्ट ने, और डाल्टन ने क्या किया था? कुहेलेन पारखस्ट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा आपका आंसर, सही मिलान कर लीजिएगा। चलिए देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वे होते हैं जिसमें से परीक्षार्थियों के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। बिल्कुल सही है, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण उन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बच्चों को पूछा जाता है तो क्या होता है? बहुविकल्पीय होता है। तो ये भी सही है आपका। परीक्षक की अपनी सोच अंकों को प्रभावित नहीं करती है, ये भी सही है। और परीक्षार्थी जो होते हैं 100% अंक ला सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, भी सही है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निबंधनात्मक परीक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए, सत्य कह रहा है कभी कभी छात्र यह समझ नहीं पाते हैं कि उनसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, ये सही है। इन परीक्षणों के माध्यम से छात्रों की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है, ये भी सही है। निबंध टाइप के अगर परीक्षण किया जाता है बच्चों में तो सभी फायदा देखने को, बेनिफिट देखने को मिलेगा। छात्र पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अंदाजा लगाएंगे जो प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा देते हैं, तो ये भी सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का कार्य है। शिक्षक का क्या कार्य है? तो शिक्षक का कार्य है अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण को तैयार करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी है, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगर टीचर के पास ज्ञान होगा तभी समस्या को हल कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 23 नंबर में देख लीजिए। 23 नंबर में कहा जा रहा है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका,
विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण है यानी मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन क्या काम करता है? शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो 25 का ए हो जाएगा आंसर। शैक्षणिक संस्थान ही एक संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त हो सकता है या प्राप्त होता है। अधिगम माने सीखा जाता है, तो सिर्फ शैक्षणिक संस्थान नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे गुरुकुल है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षा दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे समाज है जहाँ से वो शिक्षा लेता है। सिर्फ शैक्षणिक स्थान नहीं हो सकता, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? आलोचना के बारे में पूछ रहा है कोहल वर्ग से संबंधित, तो इसका आलोचना है ऑप्शन नंबर सी। कोहल वर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था, जिसके कारण से इनकी आलोचना हुई थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक शिक्षार्थी केंद्रीय कक्षा कक्ष में अध्यापका करेगी, क्या करेगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें से शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वह करेगी, क्या करेगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों को यानी बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना, यानी बच्चे अच्छी तरह से सीख रहा है या नहीं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है 28 के बाद 29 नंबर में, चलिए देखिए 29 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि कक्षा परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चा की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है। अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो असफल हो रहा है, तो इसका मतलब हमें अपनी शिक्षण में सुधार करना चाहिए, पैटर्न बदलना चाहिए, पढ़ाने की शैलियाँ बदलनी चाहिए, ताकि बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आए और अच्छी तरह से सीखे और अपना परिणाम बेहतर लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो 30 का आंसर सी हो जाएगा। विचार की अनुकर्मण्यता यानी पलट ना सके, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जब अच्छी तरह से सोच विचार करके नहीं पढ़ाते हैं बच्चे को, तो बच्चे अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है और याद करने में असमर्थ है, तो आपको विचार बदलने की ज़रूरत है, अपनी जो शैलियाँ हैं उसको बदलने की ज़रूरत है और सुधार करने की भी ज़रूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब जीके जीएस का आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर, असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन जो है, इसी समय गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। इसके बाद 1920 ईस्वी के बाद चोरी घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा भी कर दी गई थी। आंदोलन समाप्त होते ही मार्च 1922 ईस्वी में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस असंतोष को भड़कने का अपराध 6 वर्षों के लिए उन्हें कैद की सजा दी गई थी। 6 वर्ष के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया था और फिर 1924 ईस्वी में उन्हें रिहा किया गया, फिर बाद में छोड़ दिया गया था। फिर 1920 ईस्वी में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में, उसमें गए असहयोग संबंधी प्रस्ताव को दिसंबर 1920 ईस्वी में जो नागपुर में हुआ था, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की पुष्टि कर दी गई। और असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को 1945 को, यानी 12 नवंबर याद रखिएगा और डेट 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात करें तो 5 से लेकर 11 नवंबर तक 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों RK सहगल और शाहनवाज तथा गुरु बख्श, इसके साथ बहुत सारे लोग थे, लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। बचाव के पक्ष में वकील भूला भाई देसाई प्रमुख थे और
इनके सहयोग किए थे आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटूज तथा जवाहरलाल नेहरू में भी अदालत में इनके सहयोग में बहस किए थे। यद्यपि कोर्ट मार्शल ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को दोषी पाए, लेकिन तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड बैवेल, उसके समकालीन परिस्थितियों को भांपते हुए उनका दंड क्षमा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1913 ईस्वी में दिया गया था इन्हें गीतांजलि के लिए। नोबेल प्राइज़ की बात करें तो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की गई थी 1901 ईस्वी में। अमर्त्य सेन भारत के ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्हें 1998 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 2023 ईस्वी की बात करें तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो लिया था ईरान के मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। करेंट अफेयर से भी है, याद रखेंगे इसको। 34 का है, आपको 34 को है रीजनिंग बनाना है, सब में 2-2 घटाते जाएंगे तो आपका आंसर आते जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में। 35 नंबर में करना है क्या, पहले 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, इस प्रकार से जोड़ते जाना है। जैसे आपने देखा कि ए में कितना जुड़े, 2 में 1 जोड़े, 3 में 2 जोड़े, 5 में 2 जोड़े, 7 में 4 जोड़े, 11। उसी पर 11 2 13 हो जाएगा, 13 यू हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर अगर लेटर की बात करें तो लेटर में 2 जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, 3 सी को कहते हैं। फिर जोड़िएगा 5 आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे आप 6 आ जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका इसमें 2 3 करके जोड़ना है, एक एक बढ़ा के जोड़ते जाइएगा। पहले 2 जोड़ना है, फिर 3, इसी प्रकार से फिर यू आ जाएगा आपका आंसर। चलिए 36 का ब्लड रिलेशन से इसको बनाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्नी के पिता की बहन। चलिए ये वाला है सीरीज का क्वेश्चन है 37 नंबर का। 37 नंबर का ए हो जाएगा, लोग बना के देखेंगे। जैसे हो गया इसमें 4 को 3 से गुना करें तो 4 तिया 12, 1 जोड़ दिए 13 हो गए। फिर 13 को 2 से गुना किए 26, 1 जोड़ दिए। उसी प्रकार से करते जाएंगे पैटर्न, आपका आंसर ए आ जाएगा। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 38 नंबर में देख लीजिए। चलिए देखिए 38 नंबर में कह रहा है कि हाथी का उंगली से वही संबंध है जो पेन का डैश से संबंध है। हाथ के उंगली से वही, हाथ में उंगली होता है तो पेन में क्या होता है, तो पेन में आपका हो जाएगा नीब होता है। ऑप्शन नंबर ए, स्याही नहीं मानना है, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है मिजोरम में, मिजोरम में है। कह रहा फरवरी 1987 ईस्वी में मिजोरम राज्य की स्थापना किया गया था और 1972 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश बनाने से पहले मिजोरम असम का भाग था। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो कामरूप कहा जाता है असम को, असम को जाना जाता है। प्राचीन काल में गुवाहाटी को प्रयाग ज्योतिषपुर कहा जाता है। गुवाहाटी के अगर बारे में पूछे तो प्राचीन काल में उसे प्रयाग ज्योतिषपुर कहा जाता था, लेकिन कामरूप राज्य के साथ समुद्रगुप्त के इलाहाबाद अभिलेख से इसकी पुष्टि मिलती है। कामरूप राज्य का ओहोम जनजाति ने शासन किया था, यानी असम में है ओहोम जनजाति, उसने राज्य किया था वहाँ। ओहोम असम का एक प्रमुख जनजाति है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की मुद्रा को कहा जाता है रूबल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूस की राजधानी है मॉस्को, जो मस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। सोवियत संघ का विघटन जब हुआ था 1991 ईस्वी में, उसके बाद 15 देश का उदय हुआ। तो याद रखिएगा, जब सोवियत संघ पहले USSR कहलाता था, वो जब टूटा 1991 ईस्वी में तो 15 देशों में बंट गया था। पहले सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य था, यह सोवियत गणराज्य था। फिर उसके बाद एलब्रूस शिखर की बात करें, रूस में एक पर्वत है एलब्रूस। अगला क्वेश्चन की बात करें 42 नंबर में मैथ से संबंधित है, तो 42 नंबर का सी हो जाएगा आपका, बना के देखेंगे इसको। 43 नंबर में मैथ से संबंधित है, ए हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष आता है, तो उस संख्या को 7 से
उस संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करना था। इसको वर्ग कर दीजिएगा, 4 को वर्ग कीजिएगा, 4 चौका 16, 16 को 7 से विभाजित कीजिएगा, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ध्यान देना है, वर्ग कहा है। 44 नंबर में चलते हैं। 44 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। देखिए दोनों सिरों से 5वां है ना, एक वृक्ष एक पंक्ति में 2 सिरों से 5वां है, तो बताएं पंक्ति में कुल कितने हैं? तो दोनों तरफ से 5 5 जोड़ दीजिएगा 10 और 1 घटा दीजिएगा, क्योंकि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, तो 9 हो जाएगा। 45 नंबर में चलते हैं। ये आपका मैथ से संबंधित है, बी आंसर इसका आएगा, बनाकर देखेंगे आप लोग। 45 के बाद 46 नंबर में चलते हैं। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 47 का ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। संविधान का प्रारंभिक मॉडल जो था BN राव तैयार किया था। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को रखा था और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना रखा गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। इसमें पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता सब जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन 48 में है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। विश्व में अगर बात करें तो विश्व में भारत का कपास में उत्पादन दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। चीन विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। जूट उत्पादन की बात करें तो भारत विश्व में सबसे अग्रणी देश है। जूट उत्पादन में बांग्लादेश का स्थान विश्व में दूसरा है। पहली जूट मिल 1859 ईस्वी में बंगाल में स्थापित किया गया था। आधुनिक रूप से सूती वस्त्रों की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखने के 1818 जूट मिल। उसके बाद पूछा जाता है इसमें कि प्रथम पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में खोला गया, लेकिन 1856 ईस्वी में इसे उत्पादन प्रारंभ हुआ। पहली कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कवासजी डावर ने बॉम्बे में शुरू किया था, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर में, विद्युतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं, किसके लिए लाभदायक है? तो इमारती लकड़ी के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है? तो करंट अफेयर से संबंधित है, कोरिया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका 50 नंबर का क्वेश्चन जो है स्टेट का समाप्त हो गया। अगर आप सीटेट की भी तैयारी करते हैं स्टेट के, तो आपको दोनों में बेनिफिट होगा, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन इसी टाइप पर सेम टू सेम पूछा जाता है। तो कैसा लगा वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो प्रोवाइड करें वो सबसे पहले आपके पास चला जाए और आप उसे पढ़ें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 29 नंबर के सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।